हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज स्कूल लेक्चरर के लिए हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम लेके आए हैं वो है 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट आया है, जो क्वेश्चंस है वो आज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं शुरू। तो आपके पास टेलीग्राम चैनल पे पेपर हमने डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले और वहाँ से पेपर निकाल ले। यहाँ पे हम क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखेंगे, एक हिंट टाइप ही लिखेंगे और मैं आपको पढ़ के बता दूंगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये, जो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर or possessing d Broglie wavelengths lambda 1 and lambda 2 if lambda 1 dash and lambda 2 dash are their d Broglie wavelength in their center of mass frame then, यानी कि इसमें पूछा गया आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी इन पार्टिकल्स की। ये दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास सेम है, आइडेंटिकल है, लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो अब हमें फाइंड करनी है इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता ही है डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू में एच ओवर पी। तो अगर यहाँ से देखेंगे हम पहले पार्टिकल के लिए लैम्डा 1 कैसे लिखेंगे, एच ओवर पी 1, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ एच ओवर एम वी 1 मान लेता हूँ, इसकी स्पीड वी 1 है। सिमिलरली लैम्डा 2 एच ओवर पी 2 और इसी को लिख सकता हूँ एम वी 2। ये हो गया हमारा जिस फ्रेम से लेबोरेटरी फ्रेम से बात कर रहे हैं उस फ्रेम में। अब हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखना है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा यहाँ से देखते ही कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है और स्पीड जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो अब हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसके अंदर जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लगाएंगे तो यहाँ पे स्पीड भी वही होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है। तो पार्टिकल्स की स्पीड हमें पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सबसे पहले इन दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी अगर हम बात करें कि उसकी स्पीड क्या होगी, तो वी सी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। तो पहला पार्टिकल इसको मान लूँ, मैं इसको मान लूँ पहला पार्टिकल और इसको मान लूँ दूसरा पार्टिकल। तो इसके लिए क्या लिखेंगे m, और इसकी मैं स्पीड मान लूँ v1 है, इसकी स्पीड मान लूँ v2 है, जैसे हमने ले रखे हैं यहाँ पे v1 और v2। तो m v1 प्लस m v2 और डिवाइड बाई m प्लस m यानी 2m। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमने डायरेक्शन नहीं लगाई है, डायरेक्शन लगानी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो v1 की बात करूँ तो मैं जे कैप में और v2 की बात करूँ तो आई कैप में। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी आ गई। तो ये कितनी आएगी, अब इसको जब करेंगे आप m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 जे कैप प्लस v2 आई कैप और डिवाइड बाई 2। ये आ गया आपके पास सेंटर ऑफ मास की स्पीड या वेलोसिटी। अब आपको क्या चाहिए, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v1 और v2 की अब स्पीड क्या हो जाएगी, जो लेबोरेटरी फ्रेम में थी उन पार्टिकल्स की स्पीड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालते हैं। तो v1 की निकालता हूँ मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो कैसे निकालूंगा, v1 की स्पीड लेबोरेटरी फ्रेम में माइनस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो क्या आएगी, अगर यहाँ पे लिखें v1 की v1, तो v1 कौन सा है, ये वाला पार्टिकल, तो v1 जे कैप माइनस सेंटर ऑफ मास फ्रेम के इसमें घटाएंगे तो v1 जे कैप और प्लस v2 आई कैप और डिवाइड बाई 2। इसको जब करेंगे सोल्व, तो यहाँ से देखिए इसको सोल्व करें तो 2v1 जे कैप और यहाँ से बच जाएगा v1 जे कैप माइनस v2 आई कैप डिवाइड बाई 2। तो ये आ गई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहले पार्टिकल की स्पीड। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, स्पीड चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए। जब डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये कितना आएगा, तो 1/4, इसका जब 1/2 मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1/2 और इन दोनों का v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सिमिलरली जब आप पार्टिकल 2 के लिए सोल्व करेंगे तो सिमिलर ही एक्सप्रेशन निकल के आएगा, आप सोल्व करके देखना सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा 1/2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यानी कि एक बात तो यहाँ से पक्का हो गई कि जो ये होगी आपकी स्पीड जो है दोनों की वो सेम है, यानी कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो सेम आएगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स की। आगे इसको करते हैं सोल्व। अब देखिए यहाँ पे करते हैं इसको आगे सोल्व। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ से इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा 1 डैश कैसे लिखेंगे, h ओवर m v1 सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें लिखनी है। तो लिख लीजिए h ओवर कितना आएगा m की वैल्यू m और v1 की वैल्यू कितनी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये रही, तो ये 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये थोड़ा सा इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो h
2h और m, अगर मैं यहाँ से इस m को इसके अंदर ले जाऊँ अंडर रूट में तो क्या बनेगा मेरे m v1 m का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, यानी कि ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा v1 स्क्वायर और प्लस v2 स्क्वायर, यही तो होगा। अब एक काम और करता हूँ, मैं इस h को इसके डिवाइड में ले आता हूँ नीचे अंडर रूट में, तो क्या बनेगा p1 बट्टे h का स्क्वायर प्लस p2 बट्टे h का स्क्वायर। तो ये अब इसका अंडर रूट है ही, इसका है अंडर रूट पावर हाफ। अब क्या करना है आपको, बस अब हो गया क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप देखेंगे h बाई p1 की वैल्यू λ1 है, तो p1 बाई h की वैल्यू 1 बाई λ1 हो जाएगी। तो p1 बाई h की वैल्यू 1 बाई λ1 रखेंगे तो क्या होगा 2 डिवाइड बाई यहाँ से 1 बाई λ1 की स्क्वायर प्लस 1 बाई λ2 की स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको λ1 डैश मिल जाएगी। कितनी मिलेगी अगर देखें यहाँ से, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 और λ1 λ2 और डिवाइड बाई λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। यह आ गई λ1 डैश, और आपको पता ही है λ2 डैश भी इतनी आएगी क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर निकल के आई थी। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको कर ले नोट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 31 के बाद 33 है, 32 क्वांटम का नहीं था। तो 33 में एक टाइम t बराबर 0 पर आपको किसी फ्री पार्टिकल की अनसर्टेनिटी दे रखी है। फ्री पार्टिकल है कोई, उसकी अनसर्टेनिटी दे रखी है। अब उसमें पूछा क्या गया है, ये अनसर्टेनिटी आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगी। ये एक शानदार क्वेश्चन था जो इस पेपर में आया था। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है वो इस एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड वाले में आ जाए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन था। एक 0 टाइम पे अनसर्टेनिटी देके एक लेटर टाइम t पर अनसर्टेनिटी आपको पूछी गई है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है, अनसर्टेनिटी कुछ टाइम बाद चेंज होगी तो कैसे होगी, क्यों होगी, थोड़ा वो समझिए पहले। आपको पता है कोई भी पार्टिकल जो है क्वांटम मैकेनिक्स में उसको वेव पैकेट से हम दिखाते हैं। हर एक पार्टिकल के लिए एक वेव होती है और उसको हम लोकलाइज्ड करने के लिए वेव पैकेट बनाते हैं। तो हर एक पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग एक वेव पैकेट होता है। तो मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल था, उसके लिए हम जो वेव पैकेट फ्री पार्टिकल के लेते हैं वो गॉसियन वेव फंक्शन लेते हैं। तो गॉसियन वेव पैकेट कुछ इस टाइप से। तो ये जो पार्ट है आपका, जहाँ पे इसकी जो वैल्यू है लगभग 1/e⁻½ रह जाती है मैक्सिमम वैल्यू की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी या डेल्टा एक्स विड्थ बोलते हैं इसकी। तो ये जो पैकेट है इसके अंदर बहुत सारी वेव ट्रेंस होती हैं, आपको पता होगा, ऐसे इस टाइप से, क्योंकि जो वेव पैकेट बनता है वो बहुत सारी वेव्स के सुपरपोजिशन से बनता है, और बहुत सारी वेव के सुपरपोजिशन से बनेगा तो इसके अंदर अलग अलग फ्रिक्वेंसी की और अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फेज की कई वेव्स होंगी, और उसके अंदर हर एक जो वेव ट्रेन है उसकी अपनी अलग अलग स्पीड होती है, जिसको बोलते हैं हम फेज वेलोसिटी। तो अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये फेज वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ, और कुछ टाइम के बाद फेज वेलोसिटी अलग होने के कारण ये जो वेव ट्रेन्स हैं वो अपना जो डिस्टेंस है वो चेंज कर लेगी। तो ये डिस्टेंस जब चेंज करेगी, मान लीजिए थोड़ी देर बाद अपनी इतनी ज़्यादा करीब आ गई, तो अब जो वेव पैकेट है उसकी विड्थ जो है वो इस टाइप से कम हो जाएगी। यानी कि टाइम के साथ वेव पैकेट की विड्थ कम हो रही है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी भी क्या हो गई, कम हो गई, या बढ़ सकती है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ भी सकती है। तो टाइम के साथ ये हम देखेंगे अनसर्टेनिटी में चेंज होता है वेव पैकेट में, क्योंकि फेज वेलोसिटी अलग अलग होती है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसका डेरिवेशन करना तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम टाइम में। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है जो याद रख लेना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि टी टाइम पर कैसे अनसर्टेनिटी चेंज होगी। वो फॉर्मूला आता है इनिशियल अनसर्टेनिटी, उसके बाद अंडर द रूट 1 + h² t² ओवर 4m² डेल्टा x0²। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है टाइम टी पर, ऑप्शंस देखोगे तब ऐसा अंडर रूट का कोई एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ पे, ऑप्शन में अंडर रूट का एक्सप्रेशन है नहीं, तो फिर कैसे करें। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा कि टी को लार्ज करना पड़ेगा, लार्ज टाइम बाद। ये लिखना था क्वेश्चन में, लेकिन उस क्वेश्चन में लिखा नहीं गया, ये मिस्टेक हो गई। तो आप ध्यान रखना, ये लार्ज टाइम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन हमारा मिलेगा। तो जब टाइम लार्ज होगा, इसका मतलब इस पूरे वाले टर्म को हम एक के रेस्पेक्ट में, एक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस टर्म के रेस्पेक्ट में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा x0 बाहर है, और ऊपर वाला जो टर्म है अंडर रूट 1 को हटा देंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या बचेगा h/t और डिवाइड 2m डेल्टा x0, ये आ गया। और अब इसका और
अगर यहाँ से देखेंगे एक्स नोट का स्क्वायर है यहाँ पे, और सॉरी एक्स नोट पावर की 4 आएगी यहाँ पे, एक्स नोट पावर 4। ओके, तो यहाँ पे पावर 4 है तो बाहर निकालेंगे तो डेल्टा एक्स नोट स्क्वायर, तो एक डेल्टा एक्स नोट से एक डेल्टा एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायरेक्ट पोस्टुलेट से है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन तो आसान है। तो इसमें क्या बोल रखा है, एक वेव फंक्शन दे रखा है आपको 1D बॉक्स के लिए, एक सुपरपोजिशन दे रखी है स्टेट्स की, और उसमें आपको जो E3 एनर्जी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि E3 स्टेट में होने की इस सिस्टम की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर आप देखें तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बस इसको नॉर्मलाइज करना है। इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, जो इसके ये वाले टर्म्स जो हैं इनको आपको कॉन्स्टेंट्स को इनको टोटल ऐड स्क्वायर करने के बाद 1 बनना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखें इसको सुपरपोजिशन में कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होता है, आइगन स्टेट होती है, वो कुछ इस टाइप से लिखते हैं n πx/a। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे हम, ताकि इनको हम सुपरपोजिशन में लिख सकें। तो कैसे बनाएंगे, देखिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं सारे टर्म्स में, तो आपका क्या बनेगा a/√2, और ये बनेगा √2/a sin πx/l, यानी ये बन जाएगा आपका फर्स्ट आइगन स्टेट। नेक्स्ट इसमें सेम काम करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 3/10 का अंडर रूट। यहाँ से देखेंगे अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, a√2/a वो अलग हो जाएगा इसके साथ, और वो बनाएगा psi3। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ से तीसरा जो टर्म है यहाँ पे, सिमिलर काम यहाँ पे भी करेंगे, तो आपका जो ये निकल के आएगा, ये आएगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√10, और साइन ये जो बन जाएगा वेव फंक्शन आपका psi5 बन जाएगा। अब ये नॉर्मलाइज हो चुका है। अब यहाँ पे इसको अगर और नॉर्मलाइज करना है, जैसे a को हटाना है, तो इन सब के स्क्वायर को ऐड करके 1 के इक्वल कर दीजिए, जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे उतनी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले टर्म्स तो ऑलरेडी सेम ही रहने हैं। अगर आप इसको चेंज भी करोगे तो a चेंज होगा सिर्फ, लेकिन हमें तो E3 को ही कैलकुलेट करना है, इसी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए बस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, psi3 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 3/10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, फिर भी अगर ना हो तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दे, वहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 36 देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या दिए गए, दो ऑपरेटर दे दिए आपको, ऑपरेटर दे रखे हैं एम कैप एन कैप, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। उसके बाद ये बोला है कि इन दोनों ऑपरेटर को यूनिटरी बनाना है, तो इसके लिए ए कैप और बी कैप पे क्या क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, हर्मिशियन होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर ब्रैकेट इनका क्या आएगा, तो ऐसी ये कंडीशन हमें निकालनी है। तो देखिए कोई भी ऑपरेटर यूनिटरी कब होता है, कोई ऑपरेटर ए है तो इसके लिए यूनिटरी होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ए कैप डैगर ए कैप इज इक्वल टू में आई, ये एक कंडीशन होती है यूनिटरी होने के लिए। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तभी यूनिटरी हो पाएंगे। देखते हैं एम क्या इस कंडीशन को फॉलो कर पाता है, अगर नहीं कर पाता है तो क्या ए कैप पर ऐसी कंडीशन लगाएं हम ताकि ये फॉलो करें। तो देखिए पहला एम कैप पर, तो मैं ये करता हूँ एम कैप डैगर एम कैप इज इक्वल टू में आई। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस इसका डैगर करेंगे तो माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, और ए कैप की जगह ए कैप का डैगर, और डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, ये डैगर कर रहे हैं हम सिर्फ इसका, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या क्या बनने वाला है। तो 1 माइनस आयोटा और ए कैप का डैगर, ये आ गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेम जो है एम कैप वो लिखेंगे वापस, तो 1 माइनस आयोटा ए कैप और डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा ए कैप, ये आ गया। बस इसको आई के बराबर कर दो। ये आई कब होगा इसके लिए कंडीशन बताएंगे अब हम, पहले चलो ये निकालते हैं फिर देखेंगे कब ये आई होगा, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे सॉल्व करें, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्मूला लगाए, तो 1 और प्लस माइनस माइनस एक आयोटा स्क्वायर, उससे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, सॉल्व करना है बस इसको। ये आ गया ए कैप डैगर और ए कैप बट्टा, सिमिलर नीचे करेंगे तो 1, और इसको जब करेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस बार आएगा ए कैप, और एक मिनट कोई गलती तो नहीं हुई इसमें, ए कैप डैगर ए कैप, ठीक है एम, और इसका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस आयोटा ए कैप, ठीक है। यहाँ पे प्लस एक मिनट इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को।
चलिए ठीक है, तो इसमें सब सही है। इसमें अब क्या करना है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है, ए कैप डैगर और ए कैप। अगर देखेंगे ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म बिल्कुल सेम है, यानी कि ये यूनिटरी ऑपरेटर बन गया, यानी कि एम कैप तो ऑलरेडी क्या है, यूनिटरी है। अब एन को चेक करते हैं। अब सेम सिमिलर वे में एन कैप डैगर और एन कैप चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या आती है, क्या ये यूनिटरी है या फिर कोई कंडीशन मांगेगा ये। तो इसको देखते हैं, ए कैप डैगर इसका करना है माइनस का प्लस आयोटा, बी कैप डैगर और डिवाइड बाय इसका अगर नीचे देखेंगे अंडर रूट में तो ए कैप के डैगर का स्क्वायर और प्लस बी कैप के डैगर का स्क्वायर, बस हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है और ये हो गया आपका। उसके बाद एक और जो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, सेम एन कैप को रिपीट कर दीजिए इस बार, तो ए कैप माइनस आयोटा बी कैप और डिवाइड बाय ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वही ऊपर तो ए प्लस बी ए माइनस बी से ये आ जाएगा ए कैप डैगर और ए कैप, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस और माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, और बी कैप डैगर बी कैप, ये दो टर्म आ गए। अब इसको इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया मल्टीप्लाई। अब ए कैप को करते हैं इस ए कैप डैगर को इसके साथ करते हैं आयोटा बी कैप के साथ, तो माइनस आयोटा ए कैप डैगर और बी कैप, और लास्ट में इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस आयोटा और बी कैप डैगर और इसके साथ आ जाएगा ए कैप। ये आप देखें, ये कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है। नीचे अगर करेंगे तो इनका अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, देखिए इन दोनों को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक टर्म आएगा आपका, वो लिखेंगे। तो एक बार इसको देखते हैं, तो नीचे जो आएगा वो आएगा आपका ए कैप का डैगर का स्क्वायर प्लस बी कैप डैगर का स्क्वायर अंडर रूट और इसका मल्टीप्लिकेशन ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर, ये आ गया टर्म आपके पास। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे इसको यूनिटरी बनाएं तो कैसे बनाएं। अगर हम यहाँ पे एक ही कंडीशन में यूनिटरी बन सकता है, अगर ये कंडीशन लगाएं कि ए कैप डैगर आपका ए कैप के इक्वल होना चाहिए और बी कैप डैगर आपका बी कैप के इक्वल होना चाहिए। पहले तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये दोनों हर्मिशियन होने चाहिए। अब ये लगाएं अगर आप तो क्या बन जाएगा, ए कैप का स्क्वायर, ये यहाँ पे कंडीशन लगाने के बाद ये बी कैप का स्क्वायर, ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद माइनस आयोटा ए कैप बी और प्लस आयोटा बी कैप ए कैप, हमने ये कंडीशन लगा दी। और नीचे जो है ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ए डैगर की जगह ए आ जाएगा, बी डैगर की जगह बी आ जाएगा, तो दोनों अंडर रूट सेम, अंडर रूट हट जाएगा, तो ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर। अभी भी यूनिटरी नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम आना चाहिए तभी यूनिटरी होगा। तो ये कब पॉसिबल है, अब देखिए अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर माइनस आयोटा को कॉमन लेके अगर मैं देखूँ तो ये आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट बनेगा ए और बी का, और बट्टा में ए कैप स्क्वायर और प्लस बी कैप स्क्वायर। अब अगर देखें आप, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दो टर्म और ये दो टर्म है, अगर ये ऊपर इतनी टर्म होती तो ये कैंसिल होके आई कैप आपका यूनिटरी ऑपरेटर बन जाता। तो इसलिए आपको ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट भी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तभी यूनिटरी हो पाएगा ये। तो ये तीसरी कंडीशन है। तो इसमें ए और बी दोनों हर्मिशियन होने चाहिए और इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट ए बी का 0 आना चाहिए। ये करें आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 है, वो बोल रहा है कि द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम हार्ड स्फीयर फॉर लो एनर्जी इज सिग्मा एल, द क्लासिकल हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा सी एल, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन हाई एनर्जी लिमिट इज। तो यहाँ पे सीधी बात ये है, ये पूछ रहा है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एक तो आपको हाई एनर्जी लिमिट में, एक लो एनर्जी लिमिट में, और एक क्लासिकल टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये दोनों क्वांटम मैकेनिकल है, ये क्लासिकल है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर डेरिवेशन या फिर इसको प्रोसेस आपको जाननी हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करें, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी उतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो ये आपको याद ही रखना चाहिए डायरेक्ट। हाई एनर्जी में कितना आता है, लो एनर्जी में कितना, और क्लासिकल तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर आता है, क्योंकि कोई भी स्फीयर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल जो सर्कुलर एरिया होगा वही इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यहाँ पे देखिए आप, हाई एनर्जी में यहाँ पे आएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों रिजल्ट्स।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 38 में क्या बोल रहा है, आपके पास एक कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ई है और ये एक रीजन है। अगर एक रीजन इसको यहाँ से देखें x इक्वल टू 0 से इस साइड में इसके पास लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो कि फ्री रीजन है, पोटेंशियल नहीं है, और एक कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में जब ये एंटर करता है ई एनर्जी के साथ तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ 2 लैम्डा हो जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि v/e की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एक रेशियो बताना है आपको। तो चलिए ये करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्री रीजन की बात करूँ, रीजन 1 में क्या होगा, तो रीजन 1 में आप क्या लिख सकते हो, इसकी जो आपकी एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू में कैसे लिखते हो, p²/2m। अब आपको पता है यहाँ पे क्या कि P क्या है, आप P को h लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्म में, तो h/λ h²/2m λ²। तो ये इक्वेशन 1, इसको यहाँ से हम देखते हैं। फिर सेकेंड रीजन में जब बात करेंगे तब क्या होगा, तो जब हम सेकेंड रीजन में जाएंगे तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, K प्लस, क्योंकि अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, क्योंकि अब ये पोटेंशियल के रीजन में है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो E इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, p²/2m सेम प्लस v। अब देखिए E इज इक्वल टू में, अब ये जो p²/2m है तो इस रीजन के अंदर मोमेंटम क्या होगा, h/2 लैम्डा, क्योंकि अब डी ब्रोगली वेवलेंथ 2 लैम्डा है, तो h/2 लैम्डा यानी कि h² लैम्डा 2 का स्क्वायर 4 × 2 8m λ², ये आ गया, और प्लस v का v। अब देखिए पहली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं हम थोड़ा। पहली इक्वेशन में क्या लिखा हमने, E की वैल्यू क्या थी, ये रही, टोटल एनर्जी ये रही, जो पहले थी वो ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसकी जगह E रख देते हैं। तो E जब रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास E और डिवाइड बाय 4 प्लस v। इसको जब सोल्व करेंगे आप, इसको इधर लेके आएंगे तो 3e/4 बचेगा इज इक्वल टू में v। तो v/e की जो यहाँ पे वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4। तो ये करें नोट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लेना, अगर नहीं हो तो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये आ सकता है क्वेश्चन, वैसे सिंपल है ये। इसमें क्या दे रखा है, एक ऑपरेटर है ओ कैप, ठीक है, और उसमें कुछ आइगन स्टेट्स दे रखी हैं आप किसी सिस्टम की, कुछ स्टेट्स दे रखी हैं 5 1 5 2 5 3। ये ऑर्थोनॉर्मल है, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है, ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज्ड भी है, इसका मतलब आप जानते ही हो। अब आपको बोला क्या है, कुछ ऑपरेटर के ऑपरेशंस दे दिया आपको, हर एक स्टेट पे कैसे ऑपरेट करेगा, और आपको बोला है कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाइए इस ऑपरेटर ओ कैप का इस आइगन स्टेट्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा पता है कोई भी ऑपरेटर है उसका कैसे निकालते हैं, जैसे इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है आपको, जो मान लीजिए इन स्टेट्स को हम 5 1 5 2 5 3 को एक सिंपल करने के लिए 1 2 और 3 स्टेट बोलते हैं। तो 3 स्टेट है, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स निकालने तो वन एलिमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 1 स्टेट यूज करेंगे, 1 0 1, ऐसे तो लिखते हैं। तो जो भी एलिमेंट निकालना है उसको इसी तरीके से निकालते हैं, यानी कि जनरल देखें अगर हम इसका m n एलिमेंट निकालना है तो ऐसे m, यहाँ पे फिर ये ऑपरेटर ये n, इस ब्रैकेट नोटेशन से इस इंटीग्रल को सोल्व करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू अगर देखें यहाँ से, तो सबसे पहले ये ओ कैप इस फर्स्ट स्टेट पे ऑपरेट करेगा, तो आपको ऑपरेशन दे रखा है, ये फर्स्ट स्टेट पर जैसे ही ऑपरेट करेगा -5 वैल्यू देगा, और मतलब अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे ये 1 1 को, तो ये 1 ऐसे कैसे, और जब सेकेंड स्टेट पे ऑपरेट कराया तो इसने वैल्यू क्या दी, -(स्टेट 2), ये वैल्यू दी इसने, ये माइनस है साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस बाहर लिख देते हैं, ये रहा माइनस। अब ये मतलब ये हुआ कि ये वाली जो स्टेट है इसको जैसे ऑपरेट कराया, अब ये इंटरनल ये एक इंटीग्रेशन या ये एक प्रोडक्ट आपके पास आया, इनर प्रोडक्ट। तो आपको ये बताया हुआ है कि ये जो स्टेट्स हैं 5 1 5 2, ये स्टेट्स क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है जब ये सेम जब इनर प्रोडक्ट में आएगी तभी 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 0। तो सिमिलरली आपको सारे चेक करने हैं। सिमिलरली अगर 1 2 चेक करें तो 1 ओ कैप 2, अब 2 पे ऑपरेट करने के बाद क्या 1 वाली स्टेट आ रही है, 2 पे ऑपरेट करने वाले 3 वाली स्टेट आ रही है, तो 3 वाली स्टेट जब ऑपरेट करने के बाद आएगी तो 1 और 3 का फिर 0, आपको सिमिलरली चेक करना है।
फिर 1 3 वाला चेक करते हैं, तो 3 पे जब ऑपरेट कराएंगे तो क्या 1 आएगा, 1 आ रहा है, यस, तो 1 और 1 का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट एक तो 1 आएगा। उसके बाद ऐसे चेक करने हैं आपको कि कौन सी स्टेट पे ऑपरेट कराएं ताकि पीछे वाली स्टेट के सेम बने। तो अब जैसे O21 चेक करते हैं सिमिलरली, तो 21 जब चेक करेंगे तो 2O1 1 पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या 2 आएगा, तो आ रहा है, 2 आ रहा है और साथ में क्या है माइनस, इसका मतलब माइनस का 1 इसका एक वैल्यू आएगी, ठीक है। और सिमिलरली O22 करेंगे तो 2 पे ऑपरेट कराएंगे तो 3 आएगा, तो 2 और 3 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। 3 पे जब ऑपरेट कराएंगे तो 1 आएगा, तो एक और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा, 3 पे ऑपरेट कराएंगे तो 1 आएगा, तो 1 3 वाला एलिमेंट 3 पे ऑपरेट कराएंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब 1 3 वाला तो मिल गया, ठीक है। अब 3 1 वाला मिलेगा एक, या फिर 2 3 वाला, तो इस टाइप को आपको कैलकुलेट करने हैं सारे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा 3 एलिमेंट इसके नॉन जीरो होंगे, बाकी जीरो होंगे। ये मेथड आप एक एक 1 बाय 1 चेक कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब करते हैं 41 क्वेश्चन जो पेपर में है उसको सोल्व। इसमें 3 ऑपरेटर हैं ABC और इनमें एक ऐसा लिंक दे रखा है आपको, ऐसा रिलेशन दे रखा है। उसके बाद A कैप आपको बता दिया ये रहा d/dx है, B कैप बता दिया x है, और C कैप क्या होगा ये बताओ, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, बस एक फंक्शन लो और उस पर ये ऑपरेट कराओ और वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो A कैप B कैप माइनस C कैप, जब भी ऑपरेटर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको ऑपरेट कराओ एक फंक्शन पे, एक fx फंक्शन लिया उस पर हमने दोनों तरफ ऑपरेट करवाया। अब ऑपरेट करने के बाद क्या होगा, वैल्यू रखी d/dx A की, और उसके बाद इसकी वैल्यू x, और ये fx अंदर आएगा, ये माइनस C कैप की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये C कैप के साथ fx आ जाएगा, और ये I कैप जब भी ऑपरेट करेगा तो सेम वैल्यू देता है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला एक डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव कीजिए इसका, तो x और df/dx प्लस fx, ये आ गया। उसके बाद माइनस C कैप fx इज इक्वल टू में fx, बस इसको अब सोल्व कर लेना है आपको, इसका डेरिवेटिव करना था। अब यहाँ से आपको ये C निकालना है, यहाँ से fx से fx कैंसिल हो जाएगा, तो उसको इस साइड लेके जाएं तो आपका जो C ऑपरेटर है f को वापस हटा दीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका C ऑपरेटर, ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इसमें क्या बोल रहा है, आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है 3D, और उसकी जो साइड है वो L और L/2 है। इसमें पूछा क्या है आपकी, इसमें फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट, उनकी एनर्जी का रेशियो बताना है आपको। तो इसमें करना क्या है, बस आपको एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। तो हमने कैसा लिखा, पाई स्क्वायर h²/2m nx²/L² ny²/L², दोनों सेम साइड थी, तीसरी साइड L/2 थी, तो वो L/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर और L² नीचे, ऐसे लिखते हैं, ये पता ही है आपको। अब ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए आपको वैल्यूज़ क्या क्या लेनी है, nx ny nz की 1 1 1 लेनी है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू लेंगे तो आपकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसकी ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट की निकल के आएगी आपके पास। ये वाला टर्म तो सेम रहना है, रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको C मान लेते हैं एक बार, इसको मान लिया C को, कैंसिल हो ही जाना है बाद में। तो 1/L² प्लस 1/L² प्लस 4/L², तो 6/L², ये आ गया। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं 2 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, तो जो स्टेट मिलेगी वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। यहाँ पे मैं रख दूँ 2, यहाँ पे रख दूँ 1, यहाँ पे रख दूँ 1, या फिर यहाँ पे रख दूँ 1, यहाँ पे रख दूँ 2, यहाँ पे रख दूँ 1, तो भी सेम स्टेट मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे रख दूँ 1, यहाँ पे रख दूँ 1, यहाँ पे रख दूँ 2, तो क्या सेम स्टेट मिलेगी, नहीं, उस केस में इसकी एनर्जी अलग आएगी, तो वो अगली एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको यही करना है कि या तो यहाँ पे 2 रखिए या यहाँ पे एक जगह कहीं पे भी रख दीजिए, तो ये 1 ये 1। तो जैसे ये वैल्यू रखेंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा 4 4 8 और एक ये 9, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, वो बाहर जो कॉन्स्टेंट है उसको C रखिए, और 9/L² आएगा। तब इसका जब रेशियो लेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 6/9। ग्राउंड स्टेट, सॉरी इसमें उल्टा पूछा हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ग्राउंड स्टेट का नीचे, तो 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था ये, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। 1D बॉक्स की कुछ स्टेट्स के आपको ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, और इससे आपको पहचानना है कि सबसे पहले तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट्स हैं या ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद इस फर्स्ट वाले जो ग्राफ है, इस ये जो स्टेट है इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। इस सेकंड वाली स्टेट की एनर्जी पूछी है और मिनिमम एनर्जी पूछी है, मिनिमम मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछी है। तो पहले देखेंगे अगर ये, तो ये वाली अगर आप ग्राफ आपको याद हो 1D बॉक्स में ग्राउंड स्टेट का ग्राफ ऐसे आता है, नॉर्मली ऊपर होता है सिर्फ,
ये एक नोड आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे दो नोड मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखी है आपको, उसकी एनर्जी आपको दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होती है उसको ज़रा लिखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एनर्जी क्या आती है, याद कीजिए, याद है या नहीं, याद है ना। चलो ये लिख देते हैं, n² π² h² बाई 2ml², यही तो होती है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की लिखेंगे तो n बराबर 2, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 π² h² बाई 2ml², ये आ गई वैल्यू। और ये किसके इक्वल है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं देखूँ π² h² और 2ml² की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 से डिवाइड कर दिया। ये क्या है, मेरी ग्राउंड स्टेट होती है, तो ग्राउंड स्टेट इन मिनिमम एनर्जी ये आ गई। अब इस वाली स्टेट की एनर्जी निकालनी है, ये कौन सी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इसमें n बराबर 3 पुट करना है, यानी 9 π² h² बाई π² बाई 2ml² की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 9 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी इसकी एनर्जी, आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 44, इसको देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक पोटेंशियल दे रखा है इस टाइप का, कुछ ऐसे बनेगा अगर इसको बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे ये और ये x इक्वल टू में 0, ये x इक्वल टू में 1 और ये ऐसे, ये x इक्वल टू में a, यहाँ पे हो गया ये v0, ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास पोटेंशियल है, इधर इन्फिनिटी है पूरा x लेस देन 0 पे, फिर v0 है इस x ग्रेटर देन a पे, और बीच में 0 है, फ्री पार्टिकल। पूछा क्या है आपको, कुछ वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड दे दी, इसको k मानिए, इसको बीटा मानिए, ये क्वेश्चन में आप देख लेंगे। और एनर्जी जो पार्टिकल की है वो v0 से कम है। आपको एक रिलेशन पूछा है, एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है जो ऑप्शन में दी गई है, वो आपको चेक करनी है कौन सी इक्वेशन सही है। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके और वेव फंक्शन लिखने हैं। अलग अलग रीजन मतलब ये वाले रीजन में तो आपका वेव फंक्शन 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है, तो रीजन 1 में तो आपका वेव फंक्शन 0 आएगा। सेकंड में निकालना है आपको, और रीजन 3 में निकालना है, बस रीजन 2 में निकालना है और रीजन 3 में निकालना है। फिर इन दोनों को यूज करके हम इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। सेकंड रीजन में चेक करते हैं पहले। तो सेकंड रीजन में देखेंगे अगर यहाँ से, तो अगर यहाँ आपको याद हो डायरेक्टली, अगर आपको याद हो, आप करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन डायरेक्टली याद हो अगर आपको, तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए जब हमने सोल्व किया था, तो फ्री जो रीजन होता है जहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है, तो उस टाइम जो वेव फंक्शन निकल के आता है आपका, आइगन स्टेट जो निकल के आती है वो a sin kx प्लस b cos kx, ये निकल के आती है। ये आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब एक बात ये भी है, अगर यहाँ से आप बाउंड्री कंडीशन को यूज करोगे x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। x बराबर 0 जब यहाँ पे रखूंगा तो ये वाला टर्म 0, ये 0 हो जाएगा x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे ये हो गया 0, ये यहाँ पे रखेंगे तो a, और ये साइन वाला टर्म 0 पे 0 हो जाएगा, और सिर्फ b बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो टर्म है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि b की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि सेकंड रीजन में जो फंक्शन है आपका वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, a sin kx। सेकंड रीजन में हो गया। थर्ड रीजन में अगर आपको निकालनी है वेव फंक्शन कैसे निकालेंगे साई 3, तो ये भी आपको याद होगा, स्टेप पोटेंशियल में आपने सोल्व किया होगा। जब एनर्जी लेस देन v0 होती है, एनर्जी लेस देन v0 होती है तो क्या निकल के आता है फंक्शन, तो थर्ड रीजन में भी हम निकाल सकते हैं, साई 3 लिख सकते हैं, वो आता है आपका c e टू पावर बीटा x, ये c e टू पावर माइनस बीटा x प्लस d e टू पावर बीटा x। तो फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप इस रीजन में इनफाइनाइट तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला टर्म आपको इनफाइनाइट देगा, ये वाला टर्म इनफाइनाइट देगा, जो पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा वेव फंक्शन को आपको अप्रोप्रिएट बनाने के लिए। तो साई 3 आपका जो आएगा वो सिर्फ इतना हो जाएगा, c e टू पावर माइनस बीटा x, इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2। बस दो इक्वेशन, दो वेव फंक्शन आ गए, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में आ गया। अब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री कंडीशन को अगर यूज करें, x बराबर a पे दोनों वेव फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए, तो x बराबर a पे कंटिन्यूस करते हैं इनको, यानी कि साई 2 एट a इक्वल टू में साई 3 एट a, ये होना चाहिए। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो a साइन के ए इक्वल टू में c e टू पावर माइनस बीटा ए, ये आ गया। तो ये आ गई आपकी तीसरी इक्वेशन।
और क्या कर सकते हैं, और एक चीज आपको पता है, वो डेरिवेटिव भी होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी कंटिन्यूअस होता है इस रीजन। यहाँ पे देखेंगे बाउंड्री पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो वे फंक्शन का होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, यानी कि x बराबर a पे ही हम क्या करेंगे, साई 2 डैश इज इक्वल टू साई 3 डैश, कहाँ पे, a पर। तो बस ये कीजिए, साई 2 कौन सा है, ये इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा, a साइन और x की जगह a रख दीजिए, कि a बराबर साई 3 क्या है, ये रहा, इसका डैश करेंगे तो माइनस माइनस और c और क्या, बीटा और क्या, e टू पावर माइनस बीटा है, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो जो आपका रिजल्ट आपको चाहिए वो मिलेगा। कैसे करेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन के ए यहाँ भी है, साइन के ए यहाँ भी है, वो क्या बच जाएगा, 1/a, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें क्या आएगा, इस साइड है आपका c e टू पावर माइनस बीटा है, और इस साइड ये है, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, कुछ गलती हुई है। ओके, गलती ये हुई है यहाँ पे कि हमने जो साई 2 डैश किया है, साई 2 का डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव किया है, तो साइन का कोस होगा, ये आपने देख लिया होगा, इसने पता कर लिया, उसको बहुत बहुत बधाई, कोस। ठीक है, अब कर दिए डिवाइड, अब डिवाइड करते हैं इसको, देखिए क्या आता है। तो 3 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो a का a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन के ए और डिवाइड बाय के कोस के ए, ये आ गया, इक्वल्स टू, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो e वाला जो फैक्टर है दोनों में कैंसिल होगा, c कैंसिल होगा, -1/बीटा। अब अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो कोट का टर्म देखने को मिलेगा आपको, तो इसको रिवर्स करते हैं इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, कोट के ए, ये वाला बेटा इस साइड लेके आइए आप, और के उधर ले जाइए तो माइनस के, ये वाली इक्वेशन आपके पास निकल के आएगी, जो लास्ट फॉर्म आपकी बनने वाली है। तो ये क्वेश्चन है आपका, चेक कर ले इसको एक बार, अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है तो इसको देख लेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है यहाँ पे जल्दबाजी में, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया तो क्या आएगा, के ऊपर आ जाएगा, कोस बटा साइन कोट के ए, और बराबर ये रिवर्स करेंगे तो माइनस, ये रिलेशन आएगा, ये ऑप्शन से सही मैच होगा। अब देखिए सही है बिल्कुल, वेल डन। चलिए आगे नोट कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद जो दो क्वेश्चन है 45 और 46, 45 क्वेश्चन वही आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाला है, जो एक हमने कर लिया, अब आप कर सकते हो। और 46वां जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का, वो दोनों कर लेंगे, आप नहीं होंगे तो ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, एक तो इस क्वेश्चन को देखिए आप पहले, क्वेश्चन इतना बड़ा है, कब बच्चा पढ़े इसको, कब करे, और कैलकुलेशन अगर देख लो तो इतनी विकराल इसकी कैलकुलेशन, फिर भी बेचारा कोई जिस मेंबर ने बनाया होगा आरपीएससी में, जिस प्रोफेसर ने बनाया होगा, बेचारे ने एक काम अच्छा किया है कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको दे दी। इतना करने से आपकी 90% कैलकुलेशन खत्म हो गई यहाँ पे, और अब सिर्फ आप इसको सोल्व करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए एक स्टेट दे रखी है, ये वाली स्टेट, और पूछा क्या है आपको, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर की इस स्टेट के अंदर। तो बस लिख दीजिए, कैसे लिखते हैं, पहले तो ये एक्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें इसको, तो ये होगा आर साइन थीटा और कोस फाई। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए एक्स को, क्योंकि अब यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, तो एक्स को पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है आपको, तो लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर सही लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई स्टार एक्स स्क्वायर साई और डेटा वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या लिखना है आपको, वैल्यू ये सारी पुट करनी है, इसकी यहाँ पे डेटो को लिखना है, वॉल्यूम कैसे लिखते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें देखा हुआ है, तो चलिए पुट करते हैं सारी, 3 इंटीग्रेशन बनेगी अलग अलग। साई स्टार ये रहा, अगर यहाँ से देखें आप ध्यान से, ये वैल्यूज हैं साई की टू आयोटा फाई तक, यहाँ तक है पूरा ये,
तो साई स्टार जब देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं इसमें, लेकिन ये स्टार लगा हुआ इसका कॉन्जुगेट है, तो ये ई टू पावर आयोटा फाई है वो माइनस आयोटा फाई बनेगा। फिर यहाँ पे जब रखेंगे तो ये सारा सेम, ये प्लस में आएगा, तो एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, मल्टीप्लाई होकर ये 1 बन जाएगा, यानी ये वाला फैक्टर हट जाएगा पूरा, ये वाला बचेगा इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये वाला क्या बचेगा 1 बाय इसका बचेगा 64 ए पावर 4, अब स्क्वायर होना ना इसका 2 बार है, ये रहा, फिर 1 बाय पाई ए, ये आ गया। उसके बाद आर का स्क्वायर, उसके बाद ए टू पावर माइनस आर बाई ए उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इतना बड़ा आ गया टर्म। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके नीचे लिखता हूँ मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, और इसके साथ ही अब लिखना है आपको डी टू, इसकी वैल्यू क्या होती है वॉल्यूम इंटीग्रेशन की, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो इतना बड़ा ये इंटीग्रेशन बना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन इंटीग्रेशन आपको पता है, ये दे रखा है आपको, तो लिमिट लगाइए आर की 0 से इनफाइनाइट तक, थीटा की 0 से पाई, फाई की 0 से 2 पाई, ये पता ही है आपको हाइड्रोजन एटम के लिए ऐसे लिमिट लिखते हैं। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे, तो अलग अलग इंटीग्रेशन को अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले तो इस लाइन को हटाते हैं यहाँ से, अब देखिए तो सबसे पहले कांस्टेंट जो है बाहर लीजिए उनको, 1/64 पाई ए पावर 5, ये आ गया कांस्टेंट बाहर। अब देखिए आर वाले टर्म्स लीजिए सारे, 0 से इन्फिनिटी लिमिट में जो है, यहाँ से देखेंगे आर की स्क्वायर ये रही, और देखिए यहाँ से आर की स्क्वायर ठीक है, ये आ गई एक आ गई ये रही आर की स्क्वायर, एक ये रही, तो आर की पावर 6। एक्सपोनेंशियल के टर्म देखिए ई टू पावर आर माइनस ये पावर ए की टर्म है, तो ई टू पावर माइनस आर बाई ए डी आर। दूसरा इंटीग्रेशन है 0 से पाई थीटा वाला, थीटा के टर्म्स देखिए कौन से, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा। लास्ट वाला इंटीग्रेशन किसका है, कोस का, तो कोस में कौन सा टर्म है, ये रहा, एक ही है कोस स्क्वायर फाई का टर्म, कोस स्क्वायर फाई डी फाई, इसकी लिमिट 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले देखोगे इसका तो बहुत आसान है, इसका तो आपको पता है, फोरियर सीरीज में भी हमने देखा था, कोस स्क्वायर का इसके पीरियड के अंदर अगर करेंगे तो पाई आएगा, 2 पाई का हाफ हो जाएगा यानी पाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा पाई। इसका आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए ये कितना आसान बना दिया ना, नहीं तो कितना बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है इसका, 16/5। इसका इसका देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला दे रखा है, मैं तो कहूँगा ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखें ये फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको काम आएगा काफी जगह। तो x की पावर n है तो n कितना है 6 है हमारा, तो 6 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय जो बीटा की पावर n प्लस बीटा क्या होता है x के साथ जो भी एक्सपोनेंशियल में x के साथ क्या है यहाँ पे 1 बाई a है, तो 1 बाई a की पावर n प्लस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी है 6, 6 प्लस 1 7। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स निकल के आए, अब इन सबको इकट्ठा करें तो लास्ट फाइनल जो आपका आंसर आएगा इन सबको सोल्व करने के बाद वो आएगा 12a स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये जस्ट कैलकुलेटिव था, कंसेप्चुअली आसान सा क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन में भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको बता दी तो आसान हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से, यहाँ पे जे स्क्वायर और जे जेड दो ऑपरेटर है, और इन ऑपरेटर्स की आपको अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आइगन स्टेट्स वो एक पूरी मैट्रिक्स दे रखी है इनकी, इन दोनों ऑपरेटर्स की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो जे जेड ऑपरेटर है इसकी आइगन स्टेट्स आपके पास लिख रखी है, इसके आइगन स्टेट्स, और हमें ये जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स होते हैं इसमें सिर्फ एक जे प्लस रेजिंग ऑपरेटर की इनकी इसकी जो आइगन स्टेट है उसके ऊपर हमें ऑपरेट कराना है। ये -1 क्या बता रहा है आपको, -1 ये कह रहा है कि ये जे जेड के लिए जो m की वैल्यू है वो -1 के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट है, यानी कि अगर आपको पता हो कि कुछ ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे स्टेट्स को जे एम, ये वाली स्टेट, और जे जेड को जब इस पे ऑपरेट कराएंगे तो हमें मिलता है एम एच कट जे एम। तो अब ये बोल रहा है कि ये जे जेड की जो ये वाली जो वैल्यू आती है इसकी आइगन वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेट हमें दी हुई है, -1 स्टेट है, इसका मतलब इस स्टेट में m की वैल्यू कितनी है -1 है, 0 स्टेट है इसका मतलब इसमें m की वैल्यू कितनी है 0 है, 1 स्टेट है इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है 0 है।
एक चीज और दे रखी है इसमें, ये जो ऑपरेटर है जे, ये यूनिट ऑपरेटर है, यानी कि इसके अंदर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है जे की, वो वैल्यू हमेशा कितनी है यहाँ पे 1 है, ये वैल्यू 1 है। इस 1 के कोरेस्पॉन्डिंग एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, -1 और +1, ये है +1। तो ये 1 के कोरेस्पॉन्डिंग -1, 0 और +1 वैल्यू हो सकती है, उसी कोरेस्पॉन्डिंग ये स्टेट्स दे रखी हैं। अब इनको ऑपरेट कराना है इस पे, आप इसको करते हैं सोल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ऑपरेट कराएंगे जे प्लस को, जब हम किसी स्टेट पे जे एम स्टेट पे ऑपरेट कराते हैं, ये जे एम स्टेट की तरह ही है, पूरी नहीं लिखी इसको, सिर्फ एम की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ठीक है। जे एम स्टेट पे ऑपरेट कैसे कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम जे की वैल्यू फिक्स है, 1 ही है तीनों के लिए, 1 1 1, जे की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू तीनों में अलग अलग है, इसलिए अलग अलग वैल्यू वाली स्टेट लिखी है। जे प्लस को ऑपरेट कैसे करेंगे, एच कट और जे, और कैसे लिखते हैं इसको, जे और जे माइनस एम, और जे माइनस एम प्लस 1, ऐसे भी लिखते हैं या नहीं, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होता है, ये थोड़ा चेक कर लिया। तो इस टाइप से ये इस पे ऑपरेट करता है स्टेट पे, जे प्लस ऑपरेटर। तो आपको जो स्टेट दे रखी है बस उसको कराइए ऑपरेट। जे फर्स्ट स्टेट है -1 1, -1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो जे की वैल्यू वो तो 1 है ही, एम की वैल्यू -1 है, बस ये पुट कीजिए यहाँ पे। जब ये पुट करेंगे यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आएगा √2 एच कट। नेक्स्ट जब हम ऑपरेट कराएंगे जीरो वाली स्टेट पे, तो जे प्लस को जब जीरो वाली स्टेट पे ऑपरेट कराएंगे तो जे की वैल्यू तो 1 है, जे 1 कोरस्पॉन्डिंग है यूनिट जे वैल्यू है, और एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस बार जो स्टेट है वही वैल्यू एम की है, इसको जब ऑपरेट कराएंगे तो वैल्यू आएगी √2 एच कट। और तीसरी जे प्लस जब 1 पे, तो जब ब्रेचिंग ऑपरेटर हाईएस्ट स्टेट पे ऑपरेट करता है, उसके बाद कोई स्टेट ही नहीं है, तो वो वैल्यू आती है हमेशा ही 0। लोअरिंग ऑपरेटर जब लोवेस्ट स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो वैल्यू देगा 0। ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन करें।